यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आप और हम रूट 5 इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले रूट 2 और रूट 3 आप इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और अगर उन कॉन्सेप्ट और इन वीडियो को आप देखना चाहते हो तो इससे पहले वाले वीडियो पर नीचे प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, उसके मैंने लिंक दे रखा है। आप उस पर क्लिक करके इससे पहले वाले जो वीडियो है देख सकते हैं, रूट 2 और रूट 3 इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। अब बात आती है रूट 5 इरेशनल नंबर की, जो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको भी सेम उसी टेक्निक से प्रूव करना है। ये देखिए ज़रा, सॉल्यूशन प्रूफ आपके पास ये हो जाएगा, लेट रूट 5 इज रेशनल। रूट 5 को आप सबसे पहले रेशनल मानेंगे, ठीक है, रेशनल नंबर सच देट, रूट 5 को रेशनल नंबर मानेंगे सच देट रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। रूट 5 की वैल्यू क्या, ए अपॉन बी के बराबर मानेंगे। और ए और बी क्या है, ए एंड बी आर इंटीजर्स कोप्राइम्स, इंटीजर्स है, कोप्राइम्स है, एंड हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। A and B are integers co-primes and have no common factor other than 1 and B does not equal to 0, ठीक है। रूट 5 को आप रेशनल नंबर मानेंगे। अगर ये रेशनल नंबर है तो आपके पास क्या है कि वो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। P अपॉन Q क्या होता है, इंटीजर्स है, तो आपने और हमने P अपॉन Q की जगह A अपॉन B ले लिया। ये एक तरह से P है, ये एक तरह से Q है, दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। और दोनों को प्राइम्स है, को प्राइम्स मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं है। हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, को प्राइम का मतलब है ये 2 है तो ये 3 होगा, ये 4, ये 5 है तो ये 7 होगा, ये 11 है तो ये 13 होगा, या ये 11 है तो ये 2 हो सकता है। पर है दोनों को प्राइम है, सीधी सी बात है कि दोनों में कॉमन सिर्फ 1 आएगा, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ऐसा आपने और हमने एज्यूम किया है। अब देखते हैं कॉमन आता है या नहीं आता है, ये इस कंक्लूजन लगाना है। और अगर ये कंक्लूजन आपका सेट हो गया तो क्वेश्चन हो गया, नहीं हो गया तो फिर नहीं हो पाएगा। तो आपके पास क्या होगा, देखिए, दिस इम्प्लाइज, बी को इधर मूव कर दीजिए आप, तो रूट 5 बी इज इक्वल टू ए, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए आप, बोथ साइड वी गेट, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रूट 5 बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 5 बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके पास 5 इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 5, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अगर आप ये नहीं लिखोगे, यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माना यही जाता है कि ये 5 इधर मूव करेगा, ए स्क्वायर अपॉन 5 होगा। और जो थ्योरम मैंने आपको रूट 2 इज इरेशनल नंबर के बीच से पहले बताई थी पहले वाले वीडियो में, कि लेट P इज ए प्राइम नंबर, ये P एक प्राइम नंबर है, एंड A इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए। अगर P का भाग A स्क्वायर में जाता है तो P का भाग A में जाएगा। ये चीज़ मैंने पहले वाले प्रीवियस वीडियो में थ्योरम से प्रूव करके बताई है आपको, ठीक है। तो अगर 5 का भाग A स्क्वायर में जाता है, ये तो यही कह रहा है कि 5 का भाग A स्क्वायर में जाता है तो आपके पास B स्क्वायर की कोई वैल्यू आएगी, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन 5 है। तो ये कंक्लूजन ये कह रहा है कि A स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, इसका मतलब A में भी 5 का भाग जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स A स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स A। 5 का भाग A स्क्वायर में जाता है तो 5 का भाग A में भी
जाएगा। ये जो कंक्लूजन आपने निकाल कर लाए हो ना, ये कंक्लूजन आगे बहुत काम आने वाला है, इक्वेशन फर्स्ट का कंक्लूजन। ठीक है, आगे काम आने वाला है जब इसका रिजल्ट लिखोगे आप इसका। फिर आप क्या करोगे, नाउ पुट 5 डिवाइड्स ए में 5 का भाग जाता है, इसका मतलब ए क्या है, 5 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। तो आप क्या करोगे, ए इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई ऑफ सी ले लोगे, 5 सी ले लोगे, सी इज एनी कॉन्स्टेंट, सी स्टैंड फॉर एनी कॉन्स्टेंट और मल्टीप्लाई विद 5, तो ए इक्वल टू 5c। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट नाउ पुट ए इक्वल टू 5c, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें प्राप्त होता है कि क्या प्राप्त होता है कि यहाँ पर आप इस इक्वेशन में a की जगह 5c पुटअप करेंगे तो बी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5, दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 से 5 कट गया, यहाँ 5 आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। सेम कंडीशन आ गई, देखो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, कंडीशन सेम आ गई। अब ये 5 इधर मूव करेगा, इसका मतलब बी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, क्या जाता है, बी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है। ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए आप, ये इक्वेशन आप यहाँ तक लिखोगे तो भी सही है, यहाँ तक लिखने के बाद आप ये लाइन लिख देते हो कि दिस 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, इस दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये होता है कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, अगर 5 में बी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। फिर आपके पास, मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूँ इसको, फिर आपके पास मैं इसका जो रिजल्ट है वो बेस्ट रिजल्ट लिखाता हूँ, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूडेड दैट A and B have common factor 5, A और B में कॉमन फैक्टर आ गया तो 5 डिवाइड्स B और 5 डिवाइड्स A, तो आपके पास क्या हो गया कि A और B में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया, A में 5 का भाग जाता है और B में भी 5 का भाग जाता है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, वी कंक्लूडेड दैट ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, इट कंट्रेडिक्ट्स, ये विरोध करता है किसका, इट कंट्रेडिक्ट्स दैट, कि ये विरोध करता है कि ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, अदर देन 1। ये उस बात का विरोध करता है जो हमने सबसे पहले मानी थी कि ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। ये उस बात का विरोध करता है क्योंकि 5 कॉमन दोनों में आ चुका है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे ये मतलब निकला ये दोनों विरोधाभास हो गए, मतलब हमने जो माना वो गलत है। तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, दिस इम्प्लाइज छोड़ो, आप यहाँ लिखो इट अराइजेज। ये क्यों हुआ, इट अराइजेज या इट हैपन्स, इट अराइजेज ड्यू टू ओवर रॉन्ग एजम्पशन। बहुत से बच्चे यहाँ पे ये लाइन लिखते हैं कि इट हैपन्स ड्यू दिस इम्प्लाइज ओवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, वो भी बिल्कुल सही है। क्या है कि दोनों में विरोधाभास हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ये साबित करता है कि अपनी हाइपोथेसिस गलत है। तो आप ये भी लिख सकते हो, मैं यहाँ नई लाइन लिख देता हूँ ताकि आपको
क्या कहते हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, नई लाइन, दिस इम्प्लाइज ओवर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब जो आपने हमने माना, हाइपोथेसिस इज रोंग, तो √5 इज रेशनल नंबर, ये अपनी रोंग हाइपोथेसिस इज ओवर हाइपोथेसिस इज रोंग, दैट इज, कौन सी हाइपोथेसिस थी कि √5 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये हाइपोथेसिस अपनी रोंग थी, तो √5 इज ए रेशनल नंबर, ये रोंग है, ओवर हाइपोथेसिस इज रोंग, √5 इज रेशनल नंबर। अगर ये रोंग हो गई तो सही क्या है? सही वो है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दो में से एक गलत, एक चीज़ तो सही है, तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो सही है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ क्या लिखना है, दिस इम्प्लाइज √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है, हैंस प्रूव। तो इस तरह से आपको √5 ऑफ रेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो तीन थ्योरम मैंने आपको समझा दी। सबसे पहले √2 वाली थ्योरम, √3 रेशनल नंबर व इरेशनल वाली थ्योरम, और √5 इरेशनल नंबर है, ये थ्योरम भी समझा दी। तीनों थ्योरम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इन्हीं थ्योरम के बिहाफ पर √7 इज इरेशनल नंबर, √11 इज इरेशनल नंबर, √23 इज इरेशनल नंबर, वो सारी आप प्रूव कर सकते हो सेम टेक्निक से। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्री बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लिखिए सर बहुत अच्छा लगा है। गलत लगा हो, कहीं गलती पकड़ में आई हो, तो आप ज़रूर वो गलती मुझे बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में सुधार करते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।